हेलो दोस्तों, इंटेलेक्टो के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और लगातार अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो यूपी पीसीएस में लगभग 4 से 5 दिन का समय शेष है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने अपनी तैयारी को पूरा कर लिया होगा और जो कुछ चीज़ें छूट रही हो वो 4 से 5 दिन के अंदर आप कवर कर लें। ठीक है, लेकिन आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं और चर्चा का विषय ये रहेगा कि एग्जाम हॉल के अंदर हमें पेपर को किस प्रकार डील करना है। देखो, जो बहुत से पुराने स्टूडेंट हैं, 2 से 3 बार इस एग्जाम को दे चुके हैं, तो वो तो जानते हैं कि उन्हें एग्जाम हॉल में पेपर को किस रणनीति के साथ में हल करना है। लेकिन जो हमारे ऐसे साथी हैं, पहली बार इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं या फिर उन्हें इस परीक्षा की बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि इन 4 से 5 दिनों में हम एक माइंडसेट ये भी तैयार कर लें कि किस प्रकार से हम परीक्षा हॉल में पेपर को हल करेंगे। तो इसी मुद्दे पर हम लोग चर्चा करेंगे और इस चर्चा को थोड़ा सा एक क्रमागत रूप में रखेंगे ताकि आप समझ पाएं कि कैसे कैसे आपको परीक्षा वाले दिन अपना माइंडसेट रखना है। देखो, सबसे पहली बात तो है कि टारगेट। टारगेट से मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि मुझे कितने प्रश्न सही करना है जिससे मैं इस प्रारंभिक परीक्षा की जो बाधा है उसे पार कर सकूं। ठीक है, तो जब भी आप पुराने मेरिट को उठाकर देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपका टारगेट लगभग 95 से 100 प्रश्नों का होना चाहिए। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग के बाद। ठीक है, तो आपका टारगेट कितना होना चाहिए? 95 से 100 प्रश्न आपके सही होने चाहिए नेगेटिव मार्किंग के बाद, तभी आप प्रारंभिक परीक्षा की इस दौड़ को पार कर पाएंगे। ठीक है, तो ये तो बात हो गई टारगेट की। अब जब आप परीक्षा हॉल में पहुंचने वाले होते हैं, ठीक है, या तो अपने सेंटर तक पहुंचते हैं, तो आप एक चीज को फील करते होंगे कि एक शरीर में झुरझुरी छूटती है, घबराते हैं कि क्या होगा, मेरा तो नहीं होगा या फिर मेरा होगा कि नहीं होगा। यही सब चीजें दिमाग में बार बार उलट पुलट चलती रहती हैं। तो आपको जो ये सोच आपके दिमाग में चलती है, जो ये घबराहट आपके दिमाग में चलती है, इसको थोड़ा सा कंट्रोल करना है और थोड़ी सी सकारात्मक दृष्टि बनानी है कि मैंने अच्छे से पढ़ाई की है तो मेरा होगा ही। ठीक है, आप एक सकारात्मक दृष्टि के साथ ही, एक सकारात्मक सोच के साथ ही इस पेपर को बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अगर आप एग्जाम हॉल में पहुंचते ही कोई अंतिम निर्णय पर पहुंच जाएंगे कि मेरा होगा या फिर मेरा नहीं होगा, तो फिर आप मान के चलिए कि आप आते हुए प्रश्नों को भी गलत करेंगे। इसीलिए एक सकारात्मक दृष्टि के साथ रहिए, बहुत ज्यादा सकारात्मक भी मत हो जाइए कि बिना पढ़े क्वेश्चन को उड़ा दे रहे हैं। इन सब चीजों से भी बचें। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, एक सकारात्मक दृष्टि रखनी है ताकि आप चीजों को सकारात्मक रूप में आगे बढ़ा सकें। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है कि जब पेपर आपको मिलता है तो उस दौरान क्या होता है कि जैसे ही आप वो पेपर खोलते हैं तो शुरुआत के प्रश्नों को देखकर किसी भी प्रकार की राय ना बनाएं। बहुत बार क्या होता है कि पेपर में शुरुआत के जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत टफ होते हैं, उन्हें देखकर आप सोचते हैं कि अब तो गाड़ी गई। तो इस तरीके का भी नजरिया नहीं बनाना है शुरुआत के क्वेश्चंस को देखकर, क्योंकि हमेशा ये जो पेपर सेटर होते हैं उनकी ट्रिक्स होती है कि आप स्टार्टिंग में ही घबरा जाएं और इस पूरी परीक्षा से बाहर हो जाएं, क्योंकि बाद में क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन्हें आप बहुत इजीली कर पाएंगे। क्योंकि कोई भी पेपर ऐसा नहीं होता है कि जिसमें सारे क्वेश्चन टफ हों, या फिर कोई भी पेपर ऐसा नहीं होता है कि जिसमें सारे क्वेश्चंस इजी हों। तो वो अलग अलग फेज में, यानी कि हो सकता है 1 से 10 तक बहुत टफ हों, फिर 10 से 20 तक आप देखेंगे तो हो सकता है आप सारे प्रश्न कर लें, फिर 20 से 25 तक आप देखेंगे टफ हों,
फिर उसके बाद देखेंगे 25 से 40 तक बिल्कुल इजी टाइप के क्वेश्चन हो, कुछ बीच में मॉडरेट हो। इस तरीके से पेपर सेटर अपना जो पूरा पैटर्न है वो रखते हैं, ठीक है। तो आपको शुरुआत के क्वेश्चंस देखकर बिल्कुल भी डरना नहीं है। और इसी के अपोजिट भी एक चीज मैं बता दूं, हो सकता है कि शुरुआत के क्वेश्चंस बिल्कुल हल्के हों, तो वहां देखकर आपको बहुत ज्यादा हवा में भी नहीं उड़ जाना है कि अब तो हम पूरा पेपर उड़ा डालेंगे। बिल्कुल मेरा क्लियर हो गया और बिना पढ़े आप फिर क्वेश्चंस को हल करने का प्रयास करेंगे या फिर बहुत तेजी से हल करेंगे, क्वेश्चंस को सही से नहीं पढ़ेंगे, तो दोनों तरीके का जो नजरिया है वो गलत है। ना तो आपको बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट होना है शुरुआत के क्वेश्चंस को देखकर अगर नहीं आते हैं तो, और अगर एकदम से सब आ रहे हैं शुरुआत के तो बहुत ज़्यादा हवा में नहीं उड़ना है। बिल्कुल एक संतुलित व्यवहार के साथ आपको पेपर में बैठना है और कोई नज़रिया नहीं बनाना है, बस एक सकारात्मक दृष्टि रखनी है कि मैंने पढ़ाई की है तो मेरा हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात हो गई कि पेपर जब मिलेगा तब क्या करेंगे, ठीक है। तो टारगेट पता होना चाहिए, परीक्षा हॉल में पहुंचने से पहले सकारात्मक दृष्टि होनी चाहिए, घबराना बिल्कुल नहीं है आपको, और पेपर मिलते ही कोई भी माइंड सेट क्रिएट नहीं करना है, ठीक है, ना पॉजिटिव और ना ही निगेटिव। उसके बाद जब पेपर आप खोल के हल करेंगे तब आपको कैसे क्या करना है, ठीक है। तो इसी मुद्दे पर हम लोगों की ये चर्चा थोड़ा सा विस्तार में होगी। देखो, आपकी जानकारी के अनुसार पेपर में 3 प्रकार के प्रश्न होंगे, ठीक है। कैसे? एक वह प्रश्न होंगे जिनमें कि आप 100% श्योर होंगे, यानी कि आपको बिल्कुल पता होगा कि इस प्रश्न का आंसर ये है, ठीक है, उसमें कोई भी डाउट आपको नहीं होगा। दूसरे कैसे प्रश्न होंगे? दूसरे प्रश्न होंगे जिनमें कि मामला कैसा होगा, 50-50% वाला, ठीक है। ये वैसे प्रश्न होंगे जिनमें कि 2 विकल्पों में आप कंफ्यूज होंगे कि इनमें से कौन सा सही है। और जो तीसरे प्रकार के क्वेश्चन होंगे वो जो आपको बिल्कुल नहीं आते हैं, ठीक है। ये कैसे प्रश्न होंगे? जो आपको बिल्कुल नहीं आते हैं, यानी कि आपको सभी विकल्पों में कंफ्यूजन होगी कि ए सही है या बी सही है या सी सही है या फिर डी सही है। तो ऐसे प्रश्नों में आपको अंततः तुक्का ही मारना पड़ता है। तो अब आपको मैं ये भी साथ में बता दूंगा कि तुक्का मारने की जरूरत कब आपको पड़ेगी। अब देखो, यहाँ पर 2 चीजें आप अपने दिमाग में सेट करिए, मैं आपको समझाता हूँ। 3 तरीके के प्रश्न हो गए। तो सबसे पहले आपका टारगेट कितना है कि 95 से 100 प्रश्न आपको निगेटिव मार्किंग के बाद सही करना है, ठीक है। तो ये आपका रहा टारगेट। और प्रश्नों के प्रकार कैसे हैं? एक 100% श्योर है जिनमें आप, ठीक है, दूसरा 50-50% वाला मामला है, और तीसरा जो आपको नहीं आते हैं, ठीक है। तो पहले अटेम्प्ट में आप सिर्फ उन क्वेश्चंस को करेंगे जिनमें कि आप 100% श्योर हैं, ठीक है। किसी भी ऐसे प्रश्न को नहीं छेड़ेंगे जो आपको नहीं आते हैं या फिर कि जिनमें मामला 50-50% वाला है, यानी कि आप 2 विकल्पों में कंफ्यूज हैं। तो पहले अटेम्प्ट में आपको सिर्फ वही क्वेश्चन करने हैं जिनमें कि आप 100% श्योर हैं, ठीक है। जितने भी प्रश्न आप करेंगे आप यहां पर देख लीजिए कि पहली बार में मान के चलिए आपके 60 सही हो गए। अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है तो मैं उम्मीद करता हूं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में लगभग आपके पास 60 ऐसे प्रश्न होने चाहिए कि जिनमें आप 100% श्योर हो कि हाँ ये मेरे सही हैं। उसके बाद थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको लगातार स्ट्रेटेजिक लेवल पर करते रहने हैं कि 95 से 100 का टारगेट था, 60 मेरे सही हो चुके हैं, तो अब मुझे कितने चाहिए? 30 से 35 प्रश्न और चाहिए, ठीक है। कितने चाहिए? 35 से 40 प्रश्न, ठीक है, क्योंकि 95 में से 60 घटाएंगे तो कितने आए?
35 और 100 में से तो 40, यानी कि 35 से 40 क्वेश्चंस अब हमें और चाहिए। इसके बाद मामला आएगा 50-50 वाला। अब 50-50 वाले में क्या होगा कि आप थोड़ा सा वहां पर बैठ के चीज़ों को याद करेंगे कि इस संदर्भ में क्या सही होना चाहिए, क्या मैंने पढ़ा है, ठीक है। क्योंकि देखो, अब जो 100% वाले क्वेश्चन होंगे इनमें आपका जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा नहीं गया होगा, लेकिन अब यहाँ पर टाइम देने की ज़रूरत है जहाँ पर मामला 50-50 वाला है। क्योंकि अगर आप चीज़ों को थोड़ा सा याद करने की कोशिश करेंगे, कुछ जो आपने पढ़ाई की है उसको रिमाइंड करने की कोशिश करेंगे, तो ये 50-50 वाले प्रश्न भी बहुत से आपके सही होंगे, ठीक है। तो इसी प्रोसेस में आप दूसरे अटेम्प्ट में इन क्वेश्चंस को हल करेंगे, और अगर आप बहुत अच्छी तरीके से आपने पढ़ाई की है तो यहाँ से भी आप इजीली, मान के चल रहा हूँ मैं, 15 से 20 प्रश्न निकाल के ले जाएंगे। या फिर बहुत अच्छी पढ़ाई की है तो हो सकता है 20 से 25 प्रश्न निकाल के चले जाएं। और कुछ प्रश्न ऐसी प्रक्रिया में गलत भी होंगे तो उनका एडजस्ट होगा नेगेटिव मार्किंग में, ये आपको भी पता है, ठीक है। उसके बाद आपको लगातार देखते रहना है कि हम टारगेट से कितना दूर बचे हैं, ठीक है। मान के चलिए अब आपको लग रहा है कि हम 10-12 क्वेश्चन और दूर हैं, ऐसे देख सकते हैं आप। हो सकता है आप कितने भी दूर हो, जरूरी नहीं है कि आप 50-50 वाले में आप इतने ही क्वेश्चन कर पाए, हो सकता है ज़्यादा क्वेश्चन कर लें, ठीक है। मैं यहाँ पर एक जो हाइपोथेटिकली जो भी मतलब नंबर है वो एक ले रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा अपने हिसाब से देख लेना कि कैलकुलेशन वहाँ पर आपको किस प्रकार से प्रत्येक अटेम्प्ट में करनी है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक नंबर फिर आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि मैं टारगेट से इतना दूर हूँ। फिर आपको उन प्रश्नों को छेड़ना है, यानी कि तुक्केबाजी करनी है जो आपको बिल्कुल नहीं आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पूरा पेपर हल करना है, तो आप बिल्कुल अच्छी तरीके से मेरिट के पार भी पहुंच जाएंगे अगर आपने बहुत अच्छी तरीके से बिल्कुल एक संतुलित व्यवहार के साथ पेपर किया। क्योंकि अगर आप शुरुआत से ही आप इस चक्कर में रहेंगे कि हर क्वेश्चन को टच कर रहे हैं और जो नहीं आ रहा है उस पर भी शुरुआत में टाइम दे रहे हैं अपना, तो ये सब चीज़ें करेंगे तो आप पाएंगे कि 2 घंटे में आप वहाँ पर वो पेपर भी सही से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इस तरीके से चलेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम भी बचेगा आपका, और आप प्रत्येक क्वेश्चन पर अपनी जो बुद्धि है वो लगा पाएंगे, ठीक है। तो इसी पैटर्न पर आपको अपना जो पेपर है वो हल करना है। और देखिए, सिलेक्शन जो है वो आपकी पढ़ाई पर ही डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि आप पेपर को बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन पढ़ाई आपने कुछ नहीं की है, तो फिर मामला गड़बड़ाएगा। तो जितना अच्छा आपने पढ़ा होगा, जैसे कि मान के चलिए पहले अटेम्प्ट में जो 100% वाले क्वेश्चन होंगे, हो सकता है वो एक ही बार में आपके 70 के करीब सही हो जाए, ठीक है। फिर तो बस बचे 25 क्वेश्चन, 25 से 30 का मामला जो बचा है वो हो सकता है 50-50 में निकाल ले जाएं। तो पढ़ाई होनी चाहिए, तभी ये सारी चीज़ें आपकी सफल होंगी। मेरा कहने का मतलब यही था कि पढ़ाई करने के बाद भी अगर आप परीक्षा हॉल में सही से पेपर को डील नहीं करेंगे तो समस्या उत्पन्न होगी और आप प्रारंभिक परीक्षा की दौड़ से बाहर हो जाएंगे। तो ये मैंने आपको एक मोटी मोटी कैलकुलेशन बता दी और बता दिया कि किस तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको सिर्फ 100% श्योर वाले क्वेश्चन करना है, दूसरे में 50-50 वाले, और फिर आपको देख लेना है कि मैं टारगेट से कितना दूर हूँ। तब आपको उन प्रश्नों को छेड़ना है जो आपको बिल्कुल नहीं आते हैं, ठीक है। तो 3 फेज में आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, ये बात आप समझ गए। और टारगेट को हमेशा दिमाग में रखना है और देखते चलना है कि हम किस फेज में टारगेट से कितना दूर हैं। तो उसी हिसाब से आप अपने रिस्क को मेंटेन करिए, बैलेंस करिए। बहुत ज़्यादा रिस्क लेने की भी ज़रूरत नहीं है कि हद से ज़्यादा तुक्का मार दिए तो पता चले कि जितने सही भी क्वेश्चन थे वो नेगेटिव मार्किंग की वजह से कट गए। बाद बाकी पेपर खुलने से पहले की जो रणनीति है वो भी थोड़ा सा आपने समझ लिया है कि टारगेट पहले से ही सेट होना चाहिए दिमाग में, दृष्टि आपकी सकारात्मक होनी चाहिए, और पेपर मिलते ही किसी भी प्रकार की अवधारणा को दिमाग में नहीं बनाना है शुरुआती क्वेश्चंस को देखते हुए। तो आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और
मुझे पूरी उम्मीद है कि जब भी आप पेपर दे रहे होंगे तो मेरी इस वीडियो को आप ध्यान में रखते हुए पेपर को इस पैटर्न पर डील करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो फिर लगातार आप लोग लगे रहिए और 4 से 5 दिन का समय शेष है। ऐसे में मैं आपको बता दूं कि इन 4 से 5 दिनों में आप क्या कर सकते हैं, तो PYQ को पूरी तरीके से मजबूत कर लीजिए और करंट अफेयर्स को लगातार पढ़ते रहिए। बहुत ज़्यादा अब इधर उधर इसके नोट्स उसके नोट्स भागने की ज़रूरत कहीं नहीं है। बस PYQ लगाते रहिए, जो मैं बता दे रहा हूँ 5 से 6 साल के। ठीक है, बहुत ज़्यादा पीछे मत जाइए। अब 5 से 6 साल के PYQ और उनकी व्याख्या को पूरी तरीके से रट डालिए और करंट अफेयर्स को, क्योंकि करंट अफेयर्स के 35 से 40 क्वेश्चन लगभग आपको देखने को मिल सकते हैं वहाँ पर। तो इन्हीं चीज़ों को बचे हुए समय में करते रहिए और जो मैंने आपको एग्ज़ाम हॉल के अंदर की स्ट्रेटजी बताई है उसको फॉलो कीजिए। और पेपर से पहले आपको अपना जो दृष्टिकोण है वो कैसा रखना है, पेपर खोलने के बाद आपको कैसे अपनी चीज़ों को बैलेंस करना है, तो ये सारी चीज़ें भी आपको आनी चाहिए। मजे हुए खिलाड़ी की तरीके से पेपर दीजिए, तभी इस गला काट प्रतियोगिता के दौर में आप पार हो पाएंगे। तो ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।